हेलो। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। यानी कि जो डिजीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होती है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। पहले इसमें आता है आपका सोर्स और रिजर्वायर। ये जो दो टर्म्स हैं ये बहुत ही यूजुअल टर्म्स हैं और सुनने को मिलते रहेंगे, आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इनमें सबसे पहली चीज़ होती है, ये जो है सबसे पहला होता है इनिशिएशन, यानी कि डिजीज़ कैसे स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और रिजर्वायर का और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का क्या एग्जिस्टेंस है। उसके बाद सोर्स आता है। सोर्स जो होते हैं वो यानी कि कोई पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई सब्सटेंस भी हो सकता है जिससे इन्फेक्शस जो डिजीज़ है वो स्प्रेड हुई है और होस्ट पर पहुंची है, जिससे शुरू हुई है और जहां होस्ट पर पहुंची है वो इसका सोर्स। रिजर्वोयर है कि जहां पे इन्फेक्शियस जो एजेंट है वो रहता है और मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद दूसरी एनिमल्स में, पर्सन्स में, प्लांट में, सॉइल में, इंसेक्ट ये वगैरह, जिसके ये रिजर्वोयर नॉर्मली देखने को मिलते हैं। यानी कि इनके अंदर ही इन्फेक्शियस एजेंट रहेगा और वहां पे मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जब वो है वहां से अपने किसी सस्पेक्टेबल होस्ट की तरफ को ट्रांसमिट हो सकता है जो, तो अगर ये होस्ट पे ट्रांसमिट होगा तो डिजीज फैलाएगा। यानी कि रिजर्वोयर, कई बार क्या होता है रिजर्वोयर को भी अलग अलग तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस है, इसमें कुछ केसेस है कि ऐसे केसेस हो सकते हैं, कुछ कुछ इंस्टेंसेस है जैसे हो सकता है, जैसे फर्स्ट है इसमें रिजर्वोयर और सोर्स जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हुक वॉर्म इन्फेक्शन होता है, जो ह्यूमन है वो उसका रिजर्वोयर है, उसके अंदर होते हैं वो, उसके अंदर रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन सोर्स जो है उसका वो है सोइल, यानी कि वो मिट्टी के अंदर मिलेगा। अगर मिट्टी बाई चांस इंसान के मान लीजिए इंसान का बच्चा मिट्टी खा रहा है तो उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा रिजर्वोयर और सोर्स जो है वो सेम है, यानी कि उसी में ही रहता है और वही उसका सोर्स भी है, या उसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है। जैसे टेटनस का बैक्टीरिया जो होता है वो सोइल के अंदर ही रहता है, वहीं पे मल्टीप्लाई करता है, लेकिन उसका जो होस्ट है वो चेंज हो सकता है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि रिजर्वोयर और सोर्स और होस्ट के बीच में। ओके, रिजर्वोयर कहाँ है, जहाँ पे वो रहता है और मल्टीप्लाई करता है और वहां से किसी होस्ट को ट्रांसमिट होता है। और सोर्स कहाँ है, जहाँ से वो पैदा हुआ है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद होमोलोगस रिजर्वोयर होते हैं, यानी कि जो उसी स्पीसीज के दूसरे मेंबर में फैले, उसको बोलते हैं होमोलोगस रिजर्वोयर। जैसे ह्यूमन की जो विक्टिम है, जब कोलरा कोलरा जो होता है यानी कि हैजा, कोलेरा में जो मैन है, आदमी ही उसका रिजर्वोयर है और आदमी से आदमी में ही फैलता है, किसी और जानवर में नहीं फैलेगा या किसी और जानवर से आदमी में नहीं फैलेगा। तो हम उसको बोलेंगे होमोलोगस, यानी सिमिलर। जो होमोलोगस है वो है आपका होमोलोगस रिजर्वोयर। उसके बाद आपका आता है हेट्रोलोगस रिजर्वोयर। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट का रिजर्वोयर ह्यूमन से अलग होगा और वो ह्यूमन में फैलेगा। जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड होता है, गंदे खाने में, गंदे पानी के अंदर मिल सकता है। या फिर रिजर्वोयर जो उसके एनिमल और बर्ड्स भी हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। तो सैल्मोनेला जो टाइफी, सैल्मोनेला टाइफाइड यानी कि टाइफाइड फीवर, उसका वो हेट्रोलोगस रिजर्वोयर होते हैं उसके। अब आपको ये जो टर्म्स हैं ये समझ में आ गए हैं। इन टर्म्स के बाद हम अब बारी बारी डिस्कस करेंगे अलग अलग चीजें। तो इसमें सबसे पहले जो है ये है पासिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब इसकी डेफिनेशन हम कर रहे हैं। पासिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि जो डिजीज है उसको इन्फेक्टेड होस्ट या ग्रुप से किसी हेल्दी इंडिविजुअल या ग्रुप में पास करने को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ये डिजीज जो है कम्युनिकेट की जा सकती है, यानी फैल सकती है किसी भी तरीके से। अब मैंने एक ये नीचे जो एक डायग्राम बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं जो रेड कलर में है वो पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है, ये है डायरेक्ट, जो है डायरेक्ट पासिंग है ये। अगर जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहे हैं ये फीकल, ओरल, एयरबोर्न और फॉर्माइट्स, ये जो है ये आपके इनडायरेक्ट है। और जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है दैट इज वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न यानी कि इसके लिए कोई वेक्टर यानी कि कोई चीज होनी चाहिए जिसपे लद के, या जिसके ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह जो इन्फेक्शियस एजेंट है जाएगा। तो यहाँ पे हम कलर से इसको पहचान सकते हैं। रेड कलर आर डायरेक्ट इन्फेक्शन और
ब्लू कलर आर इनडायरेक्ट इन्फेक्शंस एंड ब्राउन कलर इज वेक्टर बोर्न डिजीज। ओके, तो यहाँ से हम इसको इजिली कर सकते हैं। जब इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट इन्फेक्शन। जो डायरेक्ट होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है या डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, तो तभी हम डिस्कस करें तो अच्छा होगा। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, और ट्रांसप्लासेंटल, प्लासेंटा जो होता है जिसको वर्टिकल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी कि स्किन टू स्किन, स्किन टू स्किन यानी कि एक स्किन से एक दूसरी स्किन पे फैल सकता है। स्किन से म्यूकोसा, म्यूकोसा जो होती है ये जैसे नाक के अंदर की लेयर, मुंह के अंदर की लेयर, गले के अंदर की लेयर, कान के अंदर, दैट इज म्यूकोसा। और म्यूकोसा से स्किन में, ठीक है, स्किन टू स्किन हो सकता है, स्किन से म्यूकोसा में हो सकता है, और म्यूकोसा से स्किन में हो सकता है। जैसे किसिंग करने से, टचिंग करने से, इंटरकोर्स करने से, तो इससे एड्स हो सकते, जैसे इसकी एग्जांपल्स है एड्स है, लेप्रोसी है, लेप्टोस्पायरोसिस है, स्किन और आई इन्फेक्शंस है। इन्फेक्शन की स्पेलिंग यहाँ पे मिसटाइप हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ये जो डिजीज है ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू फैलती है, यानी कि स्किन से स्किन पे, स्किन से म्यूकोसा पे, और म्यूकोसा से स्किन पे। उसके बाद आपका आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आजकल जो चल रहा है आपका कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि पार्टिकल साइज जो 10 नैनोमीटर से बड़े होते हैं उनको नोज जो है फिल्टर कर लेती है, लेकिन जो 5 नैनोमीटर से छोटे होते हैं वो एल्वेलाई तक पहुंच जाता है। और नॉर्मली वायरस जो होते हैं वो 5 नैनोमीटर से बहुत छोटे होते हैं, तो इस वजह से वो आसानी से जो है एल्वेलाई में पहुंच जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। जैसे इसकी जो स्प्रेड डिस्टेंस होती है, जैसे छींक मारने से या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर खांसने से, ये होती है 30 to 60 सेंटीमीटर बिटवीन द होस्ट एंड द सोर्स। तो होस्ट से सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 to 60 सेंटीमीटर होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में फ्लू वायरसेस आते हैं सारे, जो आपका कोरोना वायरस है, राइनो वायरस है, ये सब जो है इन्फ्लुएंजा के वायरस है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है, एक वायरल मेनिंजाइटिस भी होती है। उसके अलावा वूपिंग कफ जो बच्चों में अधिकतर देखने को मिलती है, ये आपकी जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट विद सोइल। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, खास करके उन जगह पे जहाँ पे जो कंडीशन जो हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, जो पिछड़े हुई जगह है, उन वहाँ पर बहुत ही कॉमन है ये। इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी बच्चे ने जो है एग या लार्वा से युक्त जो है भोजन किया, वो भोजन खाने के बाद उसने जो है उसके पेट में जो है एडल्ट वॉर्म्स बन गए, जिन्होंने अंडे बनाने शुरू किए या लार्वे बन गए। उन्होंने फिर उस बच्चे ने जाके जो है उसको सॉइल को कंटामिनेट कर दिया, जो है फीकिस के थ्रू, यानी कि उसने जाके वहाँ पे जो है वो लैट्रिन वगैरह कर दी, उसकी वजह से फीकस के थ्रू उसने इन्फेक्शन जो उस पर्टिकुलर जगह की सोइल है उसको इन्फेक्ट कर दिया है एग से। तो वो एग जो है क्या करेंगे, फिर से वो एग जो है खाने में मिक्स होके या गंदे हाथों से दोबारा से, या फिर स्किन को पेनेट्रेट करके, जो लार्वा होता है वो स्किन को भी पेनेट्रेट कर सकते हैं। जैसे लिवर फ्लूक जो होता है वो पैरों की स्किन के थ्रू भी अंदर जा सकता है। तो वो इन्फेक्शन जो है दोबारा से साइकिल में चलता रहता है। ओके, इसके एग्जांपल है हुक वॉर्म है इसका एग्जांपल, टिटेनस है। टिटेनस हालांकि चोट लगने पे अगर उसमें जाता है, लेकिन वो फैलता सोइल से ही है। और माइकोसिस है। ओके, ये इन्फेक्शन है। इसके बाद आपका आता है इनोकुलेशन इनटू स्किन और डायरेक्ट म्यूकोसा, यानी म्यूकोसल लेयर पे या स्किन पे अगर पंक्चर हो जाती है किसी कारणवश, पंक्चर हो गए उसके अंदर इन्फेक्शन चला जाए। इसमें जैसे ये आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, इससे आपको समझ में आ गया होगा पिक्चर देख के कि क्या किस बारे में बात चल रही है। जब इन्फेक्टिव एजेंट जो है वो इंजेक्ट किया जाए डायरेक्ट स्किन में और या म्यूकोसा में, तो वो जो है इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, या फिर एनिमल बाइट से हो सकते हैं, सांप काट ले या फिर कुत्ता काट ले या फिर कोई जानवर काट ले जिसमें रेबीज हो, तो रेबीज का इन्फेक्शन यानी रेबीज का जो वायरस है वो हो जाए, या फिर एड्स इसका एग्जाम्पल है। तो ये इसके
इनोकुलेशन इनटू स्किन और डायरेक्ट म्यूकोसा। अब यहाँ पे इनोकुलेशन का मतलब क्या होता है? इनोकुलेशन का मतलब है इनओकुलेशन। ओकुलर होता है जबकि आंख, तो आंख जैसी स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ छोड़ देते हैं, जैसे उसको बोलते हैं इनोकुलेशन, वहां से वर्ड आया है। इसके बाद इसमें आता है, ये आता है आपका ट्रांसप्लासेंटल या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन भी बोलते हैं इसको। ये प्लासेंटा में होता है, ये मदर से चाइल्ड में, यानी कि वूम के अंदर, गर्भाशय के अंदर जब बच्चा होता है, जब पेट के अंदर होता है, तो मदर में कुछ बीमारी ऐसी होती है जो बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है थ्रू द प्लासेंटा, क्योंकि ब्लड जो है लगातार एक्सचेंज होता रहता है मदर और फीटस में। इसके एग्जाम्पल है टॉर्च एजेंट। टॉर्च एजेंट अगर आप पूछेंगे तो नीचे वाली लाइन में दिया हुआ है टॉर्च किसके लिए, जिसका एब्रिविएशन है, किसका एब्रिविएशन है ये। उसके बाद वर्सेला वायरस है, वर्सेला वायरस और सिफिलिस है, ये एक हेपेटाइटिस बी है, और एड्स है, ये जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लास्ट वाली, जैसे सिफिलिस है और एड्स है। तो ये बच्चे में हो सकता है। टॉर्च इन्फेक्शन में इसमें अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे टोक्सोप्लाज्मोसिस है, उसके अदर एजेंट्स हैं, रूबेला वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। तो अब इसमें वर्टिकल इन्फेक्शन जो होता है, देखिए ये कंफ्यूजन हो सकता है, व्हाट इज वर्टिकल इन्फेक्शन। वर्टिकल इन्फेक्शन होता है जो मदर से सिर्फ चाइल्ड में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, जनरेशन चेंज होगी इसमें, वर्ड्स को बोलता है वर्टिकल इन्फेक्शन। अगर सेम ही जनरेशन में इन्फेक्शन होता है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन, बाकी सारे इन्फेक्शन ये है ही, अगर मदर से चाइल्ड में होता है दैट इज वर्टिकल इन्फेक्शन। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के पार्ट्स थे। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू वाटर और फूड, आइस, ब्लड, सीरम, प्लाज्मा या अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे टिश्यू या ऑर्गन के थ्रू इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाए, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इसमें पहला जो है वो है थ्रू वाटर। थ्रू वाटर यानी क्या क्या बीमारियां हैं जो वाटर के थ्रू फैलती हैं, गंदक पानी की वजह से। देखिए इसमें क्या है कि इंसान से इंसान में नहीं फैल रही है, या फिर किसी होस्ट से रिजर्वायर में नहीं, या रिजर्वायर से होस्ट में नहीं जा रही है। इसमें पहले रिजर्वायर और होस्ट ने किसी थर्ड मीडियम को, अपना मीडियम के थ्रू इन्फेक्शन फैला रहा है। तो इसमें जैसे वाटर यूज हो रहा है, तो वाटर के थ्रू कौन कौन सी जो है वाटर बोर्न डिजीज जो है नॉर्मली क्या है, एक्यूट डायरिया है, डायरिया हो जाता है, टाइफाइड फीवर है, कोलेरा है जिसको हैजा बोलते हैं, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स है। इंटेस्टिनल पैरासाइट्स में आपके अलग अलग टाइप के एंटामीबा आ जाएगा, और उसके अंदर आपके हेलमेंटिक्स भी आ जाते हैं, जहाँ फ्लैट वॉर्म, हुक वॉर्म वगैरह। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि ब्लड के थ्रू कौन कौन से फैलते हैं। तो ब्लड यानी अगर आपने कंटामिनेटेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी और के अंदर, दैट इज थ्रू ब्लड। तो इसमें क्या है, हेपेटाइटिस बी, और उसके बाद मलेरिया, सिफिलिस, टिप्नोसोम्स, और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। साइटोमेगालो वायरस के बारे में हम आपको बताएंगे अगर आपने नहीं सुना हो कभी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के थ्रू, यानी अगर मान लीजिए किसी ने किसी को ऑर्गन दिया, लेकिन उसके ऑर्गन में ऑलरेडी एक इन्फेक्शन था, और वो इन्फेक्शन जो है जिसको दिया गया होस्ट को उसमें फैल जाए, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन। उसको बोलते हैं साइटोमेगालो वायरस। ये बहुत ही इसमें कॉमनली देखने को मिलता है किडनी ट्रांसप्लांट में। ये एक्चुअली में क्या है कि ये बहुत कॉमनली मिलता है इंसान के अंदर, और ये होता है 200 बच्चों में से जो एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑलरेडी साइटोमेगालो वायरस होता है। हालांकि इसकी वजह से कोई खास दिक्कत नहीं होती, अधिकतर लोग इम्यून रहते हैं इससे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कभी कभी किसी किसी में जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उसको प्रॉब्लम कर सकता है। इसकी वजह से बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ और कुछ बीमारी जैसे हेडेक रहना, पेट खराब रहना, ये सब दिक्कतें रहती है बच्चे को, और ये सेल्स के अंदर बना रहता है। ओके, इसके बाद आती है आपकी वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न डिजीज में आपके इसमें वेक्टर यानी कि जो कोई चीज जो उसको, उसके लिए कोई मीडियम चाहिए, जैसे इन्वर्टिब्रेट टाइप में कौन है, इन्वर्टिब्रेट में आएंगे आपके फ्लाइज और मॉस्किटो, यानी मक्खी और मच्छर। सबसे आपको पता है कितनी डिजीज फैलाते हैं, फ्लीज, पिस्सू जो होते हैं, और कॉकरोच होते हैं, लाइस जो आपके जुएं होती हैं, बग्स यानी कि कीड़े कीट पतंगे, टिक्स एंड माइट्स,
जो चीथड़ी वगैरह होती हैं, साइक्लोप्स, साइक्लोप्स एक होता है, एक छोटा सा कीट होता है, आपने अगर नहीं देखा हो तो आप गूगल कर लेना इसको, साइक्लोप्स को। वर्टिब्रेट टाइप, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें माइस हो गए, रोडेंट्स हो गए, बैट्स हो गए, इसमें चूहे, चूहे की जो नस्ल है सारी रोडेंट्स उसमें आते हैं, और फिर बैट्स हो गए यानी कि चमगादड़। आपको हाल ही में सुनाई दिया होगा कि चमगादड़ की वजह से जो है कोरोना वायरस फैला है। और वैसे ही तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज भी है, साथ में ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हुआ पहले, फिर उसके बाद ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बदल गया है, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन दोनों के थ्रू चल रहा है। तो इसी वजह से जो है कोरोना वायरस इतना ज़्यादा इन्फेक्टिव है या फिर कंटेजियस है। ओके, अब इसमें है कि वेक्टर के ट्रांसमिशन डिजीज के तरीके क्या क्या है, किस किस तरीके से वो ट्रांसमिट कर सकते हैं वेक्टर्स। पहला तो इसमें फर्स्ट है बाइटिंग, यानी कि काटने से, जैसे मच्छर काटने से ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर डाल देता है, तो उसके काटने से। रिगर्गिटेशन, कई बार क्या करते हैं, रिगर्गिटेशन क्या है कि वो उगल देता है अपना जो खाया हुआ उन्होंने होता है, जो खून वगैरह पिया होगा किसी जानवर ने, खास करके ये काम पिस्सू बहुत करते हैं, रिगर्गिटेशन। खून को आपकी स्किन के ऊपर डाल देंगे, स्किन से खून जो है स्किन से आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा या म्यूकोसा से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और या और वो धीरे, या फिर कोई खून के अलावा कुछ और भी चीज़ें हो सकती है, उनके बॉडी के जो है सिक्रीशंस हो सकते हैं, और जैसे ही आदमी उसके वो अंदर जाता है तो वो इन्फेक्शन कर देता है। या फिर स्क्रैचिंग इन, स्क्रैचिंग इन जो है ये एक सिंगल वर्ड है, स्क्रैचिंग इन ऑफ इन्फेक्टिव फीकस, यानी कि मान लीजिए किसी जानवर ने आपकी स्किन के ऊपर जो है ये उसने जो है फीकस कर दिया है, उसके करने की वजह से स्टूल कर दिया है, और उसको आपने स्क्रैच कर दिया, स्क्रैच करने के बाद क्या हुआ, आपकी स्किन थोड़ी डैमेज हुई और उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है। फोर्थ है इसमें कि होस्ट को वो बॉडी वेक्टर के बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेट कर देगा, ये भी एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर टाइप का कुछ सिक्रीशंस होते हैं, उनको वो आपके बॉडी पे सिक्रीट करे और उसके बाद वो अंदर चला जाए। जैसे साइक्लोप्स के बारे में बात चल रही थी, वो कीट होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का सिक्रीशन करते हैं स्किन के ऊपर। टिश्यू होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर जो है सिक्रीशंस कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1980 में यानी 1918 में जो फ्लू फैला था, जिसको स्पेनिश फ्लू बोलते थे, स्पेनिश फ्लू के उसके बारे में ऐसे ही माना जाता है कि वो पिस्सुओं से और इनसे ही फैला था। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। और एक ब्लैक डेथ आपने सुना हो अगर कभी, तो 17वीं शताब्दी में फैला था वो यूरोप में। उसके अंदर कई बहुत बड़ी जनसंख्या मारी गई थी। उसका भी जो मेन कारण था उसका भी यही था, वेक्टर बोर्न डिजीज थी वो, जिसको ब्लैक प्लेग भी बोलते थे, ब्लैक डेथ भी बोलते थे। वो बैक्टीरियल डिजीज थी और उसमें बहुत बड़ी जनसंख्या मारी गई थी यूरोप की और बाकी देशों की भी। वो वेक्टर बोर्न डिजीज ही थी, वो चूहों से पिस्सों में और पिस्सों से इंसान में फैली थी। ओके, अब इसमें एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न में आपके देखिए ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बनते हैं, जैसे आदमी छींकता है या खांसता है तो ड्रॉपलेट के न्यूक्लियाई बनते हैं बहुत छोटे छोटे, वो इवेपोरेट हो जाते हैं इसकी, और कई बार आदमी के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, आदमी को पता भी नहीं चलता। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल जो या फिर वायरल जो डिजीज हो सकती है, जैसे कि आजकल चल रहा है, सुनने में आ रहा है कोरोना वायरस, यानी कि आपको छींकने से बचना है ये, और कोई खांसे तो उससे दूर रहना है, तो ये सब चीज़ें जो है उसी वजह से, क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न नहीं, एज सच एयरबोर्न नहीं है, पर एयर के थ्रू नहीं फैलती, पर हाँ ये एयर के जो है कुछ डिजीज हैं जो फैलती है, जो डस्ट से फैल सकती हैं। तो कोरोना वायरस डस्ट से नहीं फैलता या फिर इवेपोरेटेड हवा से नहीं फैलता, ये ड्रॉपलेट से फैलता है, यानी कि इसमें ड्रॉपलेट्स होनी बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें एयरबोर्न डिजीज की, तो एयरबोर्न कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हो सकती है। दूसरा जो है जो एटमाइजिंग डिवाइसेज होती है उनके थ्रू बन जाए, उनके पर्पसफुली फैलाया जाए, जिससे मतलब कि धुआं बनता है वो हवा में फैलेगा तो एटमॉस्फेयर में इन्फेक्शन फैल सकता है। पार्टिकल साइज जो है 1 to 10 माइक्रोन का जो होता है वो बॉडी में इजीली अंदर चला जाता है, तो इस वजह से एयरबोर्न डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिजीज इनमें आपके जो एग्जांपल्स हैं वो है टीबी, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स और क्यू फीवर। इसमें डस्ट की वजह से जो डिजीज फैल सकती हैं, डस्ट की वजह से वो आते हैं स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, निमोनिया, टीबी एंड सिटोकोसिस। ओके, अब आप कहेंगे सिटोकोसिस क्या है। सिटोकोसिस एक पैरट या फिर जो बर्ड्स हैं उनमें एक डिजीज होती है, वो इंसानों में फैल सकती है, और उसकी वजह से क्या होता है, बुखार, जुकाम, खांसी, फ्लू जैसे इन्फेक्शन और डायरिया, वोमिटिंग वगैरह होती है।
लेकिन यूजुअली ये डेडली नहीं होती है। तो इसके बाद इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई इन्फेक्टिव आदमी आया है और उसने बाई चांस हॉस्पिटल वालों ने उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा है, डिसइंफेक्ट नहीं किया एरिया को, और वहाँ पे डस्ट सेटल हो गई है कि या अनकवर्ड फूड की आप मिल्क के ऊपर बैठ गई है, वो डस्ट आपको नहीं दिखेगी, वो डस्ट बहुत ही हल्की होगी, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन चला जाएगा। फॉर्माइट बोर्न है। फॉर्माइट क्या है? ये इनएनिमेट आर्टिकल्स या सब्सटेंस होते हैं, यानी कि इनके अंदर जान नहीं होती, निर्जीव चीजें हैं जो आपके खाने पर और या फिर फूड पर, पानी में, या आपके बेड पर, आपके गद्दों पर पड़ी रहते हैं, और इन्फेक्शियस डिस्चार्ज जो होते हैं पेशेंट से, उनके जिनको हार्बर कर लेते हैं यानी अपने अंदर रोक लेते हैं, और बाद में जब कोई हेल्दी आदमी उसके ऊपर बैठता है या उठता है या हाथ रखता है, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे सोइल्ड क्लोथ्स होते हैं। क्लोथ्स जो है ये क्लोथर्स नहीं है, क्लोथ्स है, ये मिस टाइप हो गया है। सोइल्ड मतलब कि जो आपके गंदे कपड़े हैं उनसे हो सकता है, टॉवल से, गंदे लेनिन से, कप्स से, स्पून्स, पेंसिल्स वगैरह इन पे सब पे मिलते हैं ये, उनसे डिजीज़ फैल सकती है। इनमें जैसे मेन जो डिजीज़ है जो फॉर्माइट बोर्न है वो है डिप्थीरिया, टाइफॉइड फीवर, बैसिलरी, आपके बैसिलरी डायसेंट्री, ये बैक्टीरियल डायसेंट्री है। डायसेंट्री भी कई तरीके की होती है, इसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो आपकी होती है वो भी एक डायसेंट्रिक इन्फेक्शन है। और हेपेटाइटिस ए है। आई और स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इनसे होने वाले। इसके बाद है अनक्लीन्ड हैंड्स और फिंगर्स से हो सकता है। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसलिए बोलते हैं कि अपने हाथ धोइए, 20 सेकंड तक धोइए कम से कम, क्योंकि उससे होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी होती है फ्लू और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, कोलेरा और अमीबिक इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो इनसे होते हैं। आपको 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए या मुंह भी धोना चाहिए। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जितने भी जो खास करके बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर एक लिपिड की लेयर होती है। लिपिड की लेयर जो है साबुन से डैमेज हो जाती है और उस वजह से आपको इन्फेक्शन होने से बच जाएंगे। और कुछ वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर ये असर करता है, जिनकी कैप्सूल जो बाहर की जो लेयर है वो लिपिड की बनी होगी। अगर लिपिड की बनी होगी तो वो उसको इजीली वहाँ पे डैमेज हो जाती है, जैसे कोरोना वायरस की बनी हुई है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, या फिर अ, आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो, वो भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।